13 अप्रैल 1919। अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए खून से लिखा गया। वो बाग जो कभी आम लोगों के लिए सुकून भरी जगह थी, उस दिन एक खूनी कत्लगाह में बदल चुका था। हजारों मासूम लोग, बूढ़े, बच्चे और औरतें अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लिए यह जगह कब्रिस्तान बन जाएगी। जनरल डायर, एक नाम जो भारत के इतिहास में हमेशा नफरत से याद किया जाएगा। उसने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी रहम के निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवानी शुरू कर दी। कोई बचने के लिए इधर उधर भागा, कोई अपनों को ढूंढने लगा, लेकिन चारों तरफ से बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। गोलियों की आवाज में चीखें दब गईं, जमीन लहू से भीग गई, और जब बंदूकें शांत हुईं, तब तक हजारों लाशें बिछ चुकी थीं। वो लोग मर चुके थे, लेकिन उनकी शहादत ने न सिर्फ हिंदुस्तान को हिला दिया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि गोरे अंग्रेजों की असली सच्चाई क्या थी। इस बर्बरता का बदला लेने की आग हर देशभक्त के दिल में जल उठी, लेकिन एक शख्स ने इसे अपने जीवन का मकसद बना लिया, ऊधम सिंह। सालों बाद ऊधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर उस आदमी को गोली मारी जिसे पूरी दुनिया इस नरसंहार का दोषी मानती थी। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या सच में ऊधम सिंह ने सही इंसान को मारा? क्या जिसे मारा गया वही असली गुनहगार था, या फिर इस हत्याकांड की असली कहानी अब तक छुपी हुई है? आज के वीडियो में हम जानेंगे जलियांवाला बाग के उस खौफनाक सच को जो किताबों में दबा दिया गया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आजादी जितनी आसान लगती है उतनी थी नहीं, यह खून से खरीदी गई थी। साल 1919। हिंदुस्तान में आजादी की आग धधक रही थी, लेकिन अंग्रेज अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय और भी जुल्म ढा रहे थे। तभी एक नया कानून आया, रोलेट एक्ट। नाम भले ही कानून का था, लेकिन असल में यह हिंदुस्तानियों की आजादी पर ताला लगाने वाला हथियार था। यह कानून अंग्रेजों को खुली छूट देता था कि वे बिना किसी मुकदमे, बिना किसी सबूत के जब चाहें किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे। यानी ना कोई सुनवाई, ना कोई सफाई, बस सीधा जेल। जैसे ही यह कानून पास हुआ, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी से लेकर आम जनता तक हर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने लगा। अमृतसर में भी विरोध शुरू हुआ, लेकिन 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल, दो ऐसे नेता जो लोगों को अहिंसात्मक तरीके से विरोध के लिए जागरूक कर रहे थे, उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने लोगों के दिलों में सुलग रही चिंगारी को भड़का दिया। अमृतसर की गलियों में आक्रोश फैलने लगा। लोगों ने फैसला किया कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वो दिन पंजाब के लिए वैसे भी खास था, बैसाखी का दिन। दूर दूर से लोग अमृतसर आए थे, कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने, तो कोई मेले का आनंद लेने। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। इधर जलियांवाला बाग में सभा की तैयारी चल रही थी, उधर जनरल डायर अपने घिनौने प्लान को अमल में लाने में जुटा था। उसे यह गवारा नहीं था कि हिंदुस्तानी उसके बनाए कानून के खिलाफ खड़े हों। उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस सभा को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। 12 अप्रैल की रात उसने अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुला ली। उसकी बंदूकें तैयार थीं और उसकी सोच में सिर्फ एक ही चीज थी, खून, बेगुनाहों का खून। सुबह का सुनहरा उजाला चारों तरफ फैला था। पंजाब की मिट्टी में बैसाखी की खुशबू घुली थी। हर तरफ उल्लास था, हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे दौड़ रहे थे, मेले की रौनक अपने चरम पर थी और लोग अपनों से मिल रहे थे। लेकिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रही भीड़ की वजह कुछ और थी। एक शांतिपूर्ण सभा, एक विरोध, एक उम्मीद कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। करीब 25,000 लोग वहां जमा हो चुके थे। कोई भाषण दे रहा था, कोई चुपचाप सुन रहा था, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में यह जगह मौत के कुएं में बदलने वाली है। इधर शहर के एक कोने में जनरल डायर अपनी खूंखार आंखों से जलियांवाला बाग की ओर देख रहा था। उसने अपनी सेना को तैयार किया,
अपनी बंदूकों को चेक किया और एक ठंडी मुस्कान के साथ कदम बढ़ा दिए। आज हम इन्हें सबक सिखाएंगे, उसने अपने सैनिकों से कहा। वो पूरी तैयारी के साथ निकला था। उसकी जहन में कोई संदेह नहीं था। आज खून बहेगा, बहुत सारा खून। बाग में एक ही संकरा रास्ता था, वही एकमात्र दरवाजा जिससे लोग अंदर आए थे। डायर ने आते ही अपने सैनिकों को इशारा किया और उस दरवाजे पर तैनात कर दिया। कोई बाहर ना निकल पाए, उसका आदेश था। भीड़ अब भी बेखबर थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। फिर अचानक फायर, एक भयंकर आवाज गूंजी और उसके साथ ही गोलियों की बरसात शुरू हो गई। बिना चेतावनी, बिना कोई पूर्व सूचना, सीधे कत्लेआम। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। जमीन खून से सन चुकी थी और आसमान में सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। जनरल डायर के इशारे पर जवानों ने बिना रुके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन उन 10 मिनटों ने हजारों जिंदगियां छीन ली। 16 राउंड की फायरिंग बिना 1 सेकंड की देरी के। कोई नहीं बचेगा। डायर के सैनिकों की आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। बंदूकें तब तक गरजती रहीं जब तक उनमें आखिरी गोली बाकी थी। चारों तरफ भगदड़ मची थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ माओं ने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया। शायद सोच रही थीं कि मासूम बच्चों को देख सैनिकों का दिल पिघल जाएगा, लेकिन नहीं, बंदूकें रुकी नहीं। कुछ बूढ़े कांपते पैरों से दीवार फांदने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी गोलियां उनके जिस्म चीर गईं। कुछ नौजवानों ने आखिरी कोशिश में कुएं की तरफ दौड़ लगाई। अगर बाहर नहीं भाग सकते तो शायद कुएं में कूदकर जान बच जाए, लेकिन मौत ने वहां भी रास्ता रोक रखा था। लोग एक के बाद एक कुएं में कूदने लगे, कुछ जिंदा, कुछ मर चुके थे। देखते ही देखते वो कुआं लाशों से भर गया। जब नरसंहार थमा और लोग वहां पहुंचे तो कुएं में से 120 लाशें निकाली गईं। पानी नहीं, सिर्फ खून। इसलिए आज भी उसे खूनी कुआं कहा जाता है। सैनिकों की बंदूकें आखिरकार शांत हुईं, लेकिन दीवारों पर छूटे गोलियों के निशान कभी मिटने वाले नहीं थे। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारें उन गोलियों की कहानियां कहती हैं। कहानियां उन बेगुनाहों की जो सिर्फ अपनी आजादी की बात कहने आए थे और जिनकी आवाज गोलियों की गड़गड़ाहट में हमेशा के लिए दबा दी गई। 10 मिनट की अंधाधुंध फायरिंग के बाद जब गोलियों की आवाज थमी, तब जलियांवाला बाग मौत के सन्नाटे में डूब चुका था। हर तरफ लाशें बिछी थीं, घायल कराह रहे थे और चारों ओर खून ही खून था। लेकिन जनरल डायर, वो तो इस खूनी खेल के बाद राक्षसों की तरह हंसता हुआ बाहर निकल गया। यह हुकूमत का असली स्वाद है। उसकी आंखों में दहशत नहीं, बल्कि विजय का अहंकार था। वो सिर्फ जलियांवाला बाग तक ही नहीं रुका। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे दिखता, वो उसकी बंदूक का अगला निशाना बन जाता। अंग्रेज सैनिकों ने बेगुनाहों को अपनी तोपों के पीछे रस्सियों से बांध दिया और सड़कों पर घसीटते हुए ले गए, मानो वो इंसान नहीं, सिर्फ मांस के लोथड़े हों। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आधिकारिक आंकड़े जारी किए। 349 मौतें, बस 349। लेकिन जो वहां थे, जो अपनों को खो चुके थे, वो जानते थे कि हकीकत में मरने वालों की संख्या हजारों में थी। पूरा देश हिल गया। हर तरफ इस नरसंहार की निंदा होने लगी। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर को जिम्मेदारी सौंपी, और जब जनरल डायर से पूछा गया कि उसने निहत्थी भीड़ पर गोलियां क्यों चलवाईं, तो उसने बेशर्मी से कहा, मजबूरी थी। अगर मैं गोली नहीं चलवाता तो वही भीड़ मुझे मार देती। लेफ्टिनेंट ओडवायर ने सुना, सोचा और फिर अपना फैसला सुनाया। बिल्कुल सही किया डायर, तुमने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया, और इस तरह हजारों बेगुनाहों का हत्यारा बिना किसी सजा के खुलेआम घूमता रहा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस खूनी खेल का एक ऐसा अंत होने वाला था जिसे अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। जलियांवाला बाग की वो शाम, जब हजारों निहत्थे भारतीयों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, एक युवा क्रांतिकारी के दिल में ऐसी आग जला गई थी जो तब तक बुझने वाली नहीं थी जब तक इंसाफ न मिल जाए। सरदार ऊधम सिंह, वो नौजवान जिसने अपनी आंखों के सामने
जलियांवाला बाग में हजारों मासूमों को दम तोड़ते देखा था। वो खुद भी वहां मौजूद थे, लेकिन किस्मत से बच गए, लेकिन एक नए मकसद के साथ, बदला लेने के लिए। उस रात जब जलियांवाला बाग में सिर्फ सिसकियों की गूंज बची थी, जब चारों ओर खून से सनी लाशें पड़ी थीं, जब उन लाशों के बीच बिलखते बच्चे अपनी मरी हुई माओं को हिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, तभी ऊधम सिंह ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी।